एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राचीपीडिया पे। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये दो शब्द से मिलकर के बना होता है। पहला है ऑस्टियो और दूसरा है पोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स और पोरोसिस का मतलब होता है पोर्स। बोन माने की हड्डी और पोर्स माने की छेद। अब हड्डियों में छेद थोड़ी ना हो सकता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जो हड्डियां होती हैं, जो उसका मास होता है, मतलब कि जो उसका भार होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? धीरे धीरे कम होने लगती है। जब डेंसिटी कम होने लगती है तो हड्डियां जो होती है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट लाइन में लिखा है osteoporosis is when there is a higher breakdown greater than फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन। मतलब कि जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स हो रही है, जो नई बोन्स बन रही हैं, उससे ज़्यादा उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। नई हड्डियां बनने से ज़्यादा उनका ब्रेकडाउन होना ही ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। अब ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है तो जिसकी वजह से क्या होगा? पोरस बोन्स, यानी कि जो बोन्स है वो पोरस होने लग जाएंगी। मतलब कि जो बोन डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, और जब बोन डेंसिटी कम होती तब क्या होता है? तब हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। अगर हम लोग बोन के क्रॉस सेक्शन की बात करें तो उसमें दो लेयर पाई जाती है। अगर हम लोग उसका क्रॉस सेक्शन करते हैं बोन का, तो उसमें दो लेयर पाई जाती हैं, एक्सटर्नल लेयर और इंटरनल लेयर। जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसे हम लोग कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, और जो इंटरनल लेयर होती है उसे हम लोग स्पॉन्जी या ट्रेबिकुलर बोन कहते हैं। अब देखते हैं स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन होती क्या है। तो जो स्पॉन्जी बोन होती हैं, जैसा कि पहले हम लोग ने देखा कि वो क्या होती हैं? वो इंटरनल लेयर होती हैं। तो वो रिप्लेस कब होती है? एवरी 3 to 4 ईयर, यानी कि 3 से 4 साल में वो रिप्लेस होती हैं। और जो कॉम्पैक्ट बोन होती है, यानी कि जो एक्सटर्नल लेयर होती है, वो रिप्लेस कब होती है? वो होती है एवरी 10 ईयर्स। और जो ये रिप्लेस होने की जो प्रोसेस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बोन रिमॉडलिंग। क्या कहते हैं? बोन रिमॉडलिंग। जनरली जो बोन रिमॉडलिंग होती है वो 2 स्टेप में होती है। ठीक है, जो बोन रिमॉडलिंग है वो 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप को कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन और सेकेंड स्टेप को कहते हैं बोन फॉर्मेशन। बोन रिजॉर्प्शन जो होता है वो ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होती हैं वो करती हैं, यानी कि बोन रिजॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि ये बोन का ब्रेकडाउन करती हैं। ये जो सेल्स होती हैं वो बोन का ब्रेकडाउन करती हैं। और सेकेंड स्टेप जो है बोन फॉर्मेशन, ये किसके द्वारा होता है? ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के थ्रू होता है। ये क्या करती है? ये न्यू बोन का फॉर्मेशन करती हैं। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है ये जो बोन रिमॉडलिंग होती है वो डिपेंड किस पे होती है? सीरम कैल्शियम लेवल पे। ठीक है, विच टर्न आर केप्ट इन नॉर्मल रेंज। वाई बैलेंस बिटवीन पायराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सीटोनिन एंड विटामिन डी। यानी कि ये जो बोन रीमॉडलिंग है ये डिपेंड करती है सीरम कैल्शियम लेवल पे, जो कि टर्न होती है नॉर्मल रेंज में। किसके द्वारा? वाया बैलेंस। ये बैलेंस किसके बिटवीन होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सीटोनिन एंड विटामिन डी। अब हम लोग इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, ठीक है, जैसे कि आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसमें थायराइड ग्लैंड क्या है? ये, इसे हम लोग क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड। और जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो ये, उसी के अंदर। ठीक है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो क्या सिक्रीट करती है? वो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करती है। और वहीं जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या सिक्रीट करती है? वो सिक्रीट करती है कैल्सीटोनिन। ठीक है, अभी जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या करता है? ये रिस्पॉन्स करता है लो कैल्शियम लेवल डिटेक्टेड इन ब्लड। यानी कि ये कब रिस्पॉन्स करता है? ये जब कि ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो जब लो होता है तब ये रिस्पॉन्स करता है। इट इंक्रीज द बोन रिजॉर्प्शन। यानी कि फिर ये क्या करता है? जब इसने रिस्पॉन्स करा, यानी कि इसने जब डिटेक्ट किया कि कैल्शियम लेवल ब्लड में कम हो रहा है, तो ये क्या करता है? बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज करता है। बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज करने की वजह से क्या रिलीज होता है? कैल्शियम रिलीज होता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब यहीं अगर हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो सिक्रीट हो रहा है कैल्सीटोनिन, उसकी बात करें तो ये कब रिस्पॉन्स करता है? ये रिस्पॉन्स करता है जब हायर सीरम कैल्शियम लेवल हो जाता है। ठीक है, जब जो सीरम कैल्शियम लेवल है जब हाई होता है तो कैल्सीटोनिन
उस पर रिस्पॉन्स करता है, जब लो होता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन उस पर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये अपोज करता है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन का एक्शन है उसको अपोज करता है। और ये प्रमोट क्या करता है, ये प्रमोट करता है बोन फॉर्मेशन को। क्या प्रमोट करता है, बोन फॉर्मेशन को। और ये डिक्रीज क्या किसको करता है, बोन रिजॉर्प्शन को। अब हम लोग विटामिन डी का काम देखते हैं। हम लोग ने देख लिया पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन क्या करता है, सॉरी कैल्सिटोनिन क्या करता है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन डी क्या करता है। तो विटामिन डी प्रमोट करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को। कहाँ पर, गट में। सो इट इंक्रीज द सीरम कैल्शियम। ठीक है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सीरम कैल्शियम को और प्रमोट करता है बोन फॉर्मेशन को और डिक्रीज करता है बोन रिजॉर्प्शन को। अब हम लोग देखेंगे इसके टाइप को। जो ये ऑस्टियोपोरोसिस है ये जनरली 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप का, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो टाइप होता है इसमें भी 2 सब डिवीज़न है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। और जो सेकेंडरी होता है ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर। तो हम लोग सबसे पहले टाइप फर्स्ट को देखते हैं, जिसमें क्या आता है, पोस्ट मेनोपॉजल। जनरली ये वुमेन्स में होता है जब इनकी एज 55 या 60 चली जाती है, तब इनमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है वो बंद हो जाती है। तो उसके दौरान क्या होता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड टाइप है एज एसोसिएटेड। जनरली आप लोग देखते हो 50 के बाद हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, वो किसी चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो। सेकेंडरी में आता है इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर। अब हम लोग इसकी ईटियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग आर इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस। यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर कह सकते हैं एक तरीके से, जो कि इंक्रीज करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के डेवलपमेंट को। फीमेल जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, डाइट लो इन कैल्शियम, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये थी इसकी ईटियोलॉजी। अब हम लोग इसके साइन और सिम्टम्स को देखते हैं। तो जनरली जो इनिशियल स्टेज होता है, यानी कि जो अर्ली स्टेज होता है, इसमें कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिल पाता है। लेकिन बैक पेन कॉज्ड बाय फ्रैक्चर ये मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। और क्या होता है, जो पॉस्चर होता है वो स्टॉप होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे पॉस्चर जो होता है वो स्टॉप होना शुरू हो जाता है बॉडी का। तो ये थे इसके साइन और सिम्टम। अब हम लोग इसकी पैथोजेनेसिस को देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन में लिखा है, द मैकेनिकल कॉम्पिटेंस ऑफ स्केलेटल इज मेंटेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बोन रिमॉडलिंग in which a quantum of bone is removed by osteoblast followed by formation of new bone by osteoblast। यानी कि इसमें लिखा है कि जो बोन मॉडलिंग होती है, जो उसकी प्रोसेस होती है, वो कैसे मेंटेन होती है कि जितने बोन जो होते हैं वो जो रिमूव्ड होते हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा होते हैं, और जो न्यू बोन बनती हैं वो फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा। तो इनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन होता है, यानी कि जितने क्या कहते हैं रिमूव होंगे उतने ही नए बनेंगे। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होता है, ऑस्टियोपोरोसिस रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज बोन ब्रेकडाउन बाय द ऑस्टियोक्लास्ट एंड डिक्रीज बोन फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। यानी कि इसमें जो बैलेंस मेंटेन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बोन का जो ब्रेकडाउन हो रहा था वो ज़्यादा होने लगेगा, किसके द्वारा, ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा। और जो बोन का जो फॉर्मेशन हो रहा था किसके द्वारा, ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा, वो डिक्रीज होने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो बोन मास था वो लॉस होने लग जाएगा। अब बोन मास लॉस होगा तो क्या होगा, जब बोन मास लॉस होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, और जैसे धीरे धीरे डेंसिटी कम होने लग जाएगी वैसे वैसे हड्डियाँ कमजोर होने लग जाएंगी। हम लोग इसके डायग्नोसिस को देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री स्कैन। इसके द्वारा हम लोग बोन की डेंसिटी को चेक करते हैं। अगर टी स्कोर लेस देन एंड इक्वल टू 2.5 माइनस 2.5 आता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ये थे इसके डायग्नोसिस के बाद। अब हम लोग इसको पहचान तो लिया, लेकिन अब हम लोग उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो जनरली हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के द्वारा, कैल्सिटोनिन और बायफॉस्फेट में एल्डिरोनेट एंड रिसल्ड्रोनेट, ये मेडिसिन हम लोग देते हैं। इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ट्रीट होना शुरू हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।